हाँ बच्चों, आज एक और नया क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। ये गुडविल चैप्टर का ही है, लेकिन यहाँ पे मेथड अलग है। इस मेथड का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, आज हम एक न्यू चीज़ सीखने वाले हैं, उसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी एक मेथड है जिससे हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें पता चल गया, अभी तक तुमने लगभग 3 मेथड पढ़ लिए होंगे, तो ये एक न्यू मेथड है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले एक बात समझते हैं कि वेट क्या होता है। देखो बच्चों, वेट क्या होता है समझो इस बात को। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ईयर है, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो ये 2020 है। ठीक है, इसके बाद एक ले लेते हैं 2019, फिर लेते हैं 2018 और फिर ले लेते हैं 2017। हमने 4 साल ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ये 4 साल हम ले चुके हैं। अब हमें वेट देना है, तो पहले तो वेट समझते हैं। वेट कैसे देते हैं? वेट्स को हिंदी में बोला जाता है भार। वेट में होता क्या है, मतलब हमारे पास ना कई सालों के प्रॉफिट्स होंगे। एक कंपनी हम प्रॉफिट लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट्स और यहाँ पर लिखते हैं उसका वेट। ठीक है, मान लो 2020 में हमें प्रॉफिट हुआ 50,000 का, 19 में प्रॉफिट हुआ 40,000 का, 2018 में प्रॉफिट हुआ मान लो 30,000 का और 2017 में प्रॉफिट हुआ 5,000 का। तो पहले बच्चों एक बात ध्यान रखो, वेट हमेशा जब भी हम देंगे तो हम देखेंगे हमारे पास कितने ईयर हैं। हमारे पास टोटल 4 ईयर है, तो जब हमारे पास 4 ईयर है तो हम क्या करेंगे, वेट 4 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? 4 से। अच्छा एक बात और, जो हमारे रिसेंट ईयर हैं हम उसको ज़्यादा वेट देंगे और जो हमारे प्रीवियस ईयर है उसको कम वेट देंगे। प्रीवियस ईयर से जो प्रीवियस ईयर है उसको और कम वेट देंगे और प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर उससे भी जो प्रीवियस ईयर है उसको और कम वेट देंगे। जैसे कि इन सभी सालों में से सबसे लेटेस्ट ईयर कौन सा है? सबसे लेटेस्ट ईयर है 2020, तो हम इसे वेट देंगे 4 क्यों दिया? टोटल 4 साल हैं, 20, 19, 18, 17। तो जो सबसे ज़्यादा नया साल होगा, यानी जो सबसे ज़्यादा रिसेंट ईयर होगा, उसका हम सबसे ज़्यादा वेट देंगे 4। अच्छा 20 से थोड़ा सा पुराना ईयर कौन सा है? 19, इसको वेट देंगे 3। 19 से और पुराना कौन सा है? 18, इसको वेट देंगे 2। 18 से और पुराना कौन सा ईयर है? 17, इसको वेट देंगे 1। अब बच्चों वेट जो होता है एक तरह से इम्पॉर्टेंस होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं। हमारे पास अगर 4 ईयर हैं तो इन चारों ईयर में से हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस कौन से ईयर को दे रहे हैं? हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं 2020 को। 19 को कम इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, 18 को उससे भी कम इम्पॉर्टेंस दिया और 17 को इससे भी कम इम्पॉर्टेंस दिया। अच्छा ये बात समझते हैं कि हमने 2020 को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्यों दिया। तो बच्चों इसको समझने के लिए तुम्हें एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। चलो मान लो कि सैमसंग का कोई फ़ोन 2011 में आया। ठीक है, फिर उसके बाद 2012 में कोई फ़ोन आया, 13, 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20। हर साल सैमसंग के नए मॉडल्स और नए फीचर्स फ़ोन में आ रहे हैं और हर साल मान लो एक न्यू फ़ोन लॉन्च हो रहा है मार्केट के अंदर। तो बच्चों बताओ तुम ज़्यादा वैल्यू कौन से फ़ोन को दोगे? चलो मैं तुम्हारे सामने एक ऑप्शन देता हूँ। तुम्हारे पास सैमसंग के मान लो कई सारे ऑप्शंस हैं। एक फ़ोन है 2017 का, एक फ़ोन है 2018 का, एक फ़ोन है 2019 का और एक फ़ोन है 2020 का। 2020 में जो सैमसंग का फ़ोन आया था वो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें फीचर्स ज़्यादा होंगे, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो तुम इस ईयर को लोगे। यानी कि जो 2020 में जो मॉडल आया था उसको तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। जो 19 वाला फ़ोन होगा इसमें कम फीचर्स होंगे, तुम इसको और कम वैल्यू दोगे। 18 का फ़ोन इसमें और कम फीचर्स होंगे, इसको और कम वैल्यू दोगे। और 2017 का जो फ़ोन है इसमें और कम फीचर्स होंगे, इसको और भी कम वैल्यू दोगे। बच्चों समझ में आ गया? चलो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है,
तो दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 9th क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाया, लेकिन जब वो 12th पास हुआ तो उसकी 4th पोजीशन आई। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है जो 9th क्लास में उसकी कोई भी पोजीशन नहीं आई, लेकिन 12th क्लास में उसकी फर्स्ट पोजीशन आई। तो बच्चों अब यहाँ पे एक बात बताओ कि जब जॉब के लिए दोनों इंटरव्यू पे जाएंगे तो एक स्टूडेंट जो 9th क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेके आया था, ठीक है, और बाद में उसकी पोजीशन अच्छी नहीं रही, लेकिन एक और स्टूडेंट है जो 9th क्लास में कोई भी पोजीशन लेकर नहीं आया, लेकिन जब वो 12th पास किया तो 12th में उसकी फर्स्ट पोजीशन रही, तो उस स्टूडेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी जिसने 12th क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेकर आया। बात समझ में आई बच्चों? ऐसे समझो, मान लो ये 9th क्लास है और ये 10th क्लास है। ये दो स्टूडेंट है, एक ए है और एक बी है। जो स्टूडेंट ए है 9th क्लास में लेके आता है फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, और स्टूडेंट ए 10th क्लास में लेके 10th मतलब यहाँ 12th ले लो, और जो स्टूडेंट ए है ये जब 12th क्लास में जाता है तो 12th क्लास में ये लेके आता है 4th पोजीशन। वहीं दूसरा स्टूडेंट है मान लो बी, जो बी स्टूडेंट है वो 9th क्लास में लेके आता है 6th पोजीशन, लेकिन जब वो बी स्टूडेंट 12th क्लास में जाता है तो वहाँ पर लेकर आता है फर्स्ट पोजीशन। अब बताओ बच्चों, जब दोनों के दोनों जॉब के लिए जाएंगे तो जॉब के लिए जाते वक्त उनकी 9th क्लास की पोजीशन देखेंगे या 12th क्लास की पोजीशन देखेंगे? बताओ जल्दी सोच के बताओ। 9th क्लास की पोजीशन देखेंगे तो ए 9th में फर्स्ट था और बी 9th में 6th पोजीशन पे था, लेकिन अगर 12th क्लास की पोजीशन देखोगे तो ए 4th पोजीशन पे है और बी फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पर जॉब जब देंगे, जब जॉब का इंटरव्यू के लिए दोनों जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा कि इनकी 9th की पोजीशन नहीं देखी जाएगी। कौन सी पोजीशन देखी जाएगी कि इन्होंने 12th में कौन सी पोजीशन लेकर आए हैं, ठीक है, बात समझ में आई? तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि जो लेटेस्ट ईयर होता है उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होती है, ठीक है, हमेशा लेटेस्ट ईयर के बेस पे ही होता है। अब एक बात और, चलो इसको और अच्छे से समझाता हूँ मैं तुम्हें। अब जैसे 4 साल के प्रॉफिट्स हैं तो हमें फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलने की संभावना है, तो हमें जो लेटेस्ट ईयर है वही प्रॉफिट फ्यूचर में मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अब देखो 2017 में जो हमने प्रॉफिट कमाया तो यही प्रॉफिट हम 2021 में उम्मीद नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही पुराना हो गया ये साल, लेकिन जो 2020 में हमने कमाया ये बिल्कुल लेटेस्ट ईयर है, तो यही प्रॉफिट हम 2021 में उम्मीद करेंगे। बच्चों समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? ईयर जितने पुराने होते हैं तो उसकी फ्यूचर में कमाने की एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। ईयर जितने लेटेस्ट होते हैं उनकी फ्यूचर में कमाने की जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा होती है। यानी कि जो 2017 में हमने 5,000 कमाया है, ठीक है, तो अगर हम 2021 की बात करें कि 2021 में हमें प्रॉफिट कितना होगा, तो हम ये कहेंगे कि 2017 में हमने 5,000 कमाया है, तो ये नहीं कि हम 2021 में भी 5,000 ही कमाए, क्योंकि 2017 बहुत ही पुराना साल है। हम 2020 को देखेंगे, जो 2020 है उसमें हमने कितना प्रॉफिट कमाया है? 50,000। तो हम उम्मीद करेंगे कि 2021 में भी हम 50,000 के आसपास ही प्रॉफिट कमाएंगे। तो हमारे लिए जो लेटेस्ट ईयर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वेट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है भार। इसका मतलब होता है कि जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम उसको ज़्यादा वेट देंगे, ज़्यादा भार देंगे। बच्चों समझ में आ गया? अच्छा, ये मेथड बहुत ही आसान सा होता है। मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, 1 मिनट वीडियो रोक के कर देता हूँ एक मिनट। हाँ तो बच्चों मैंने मिटा दिया, मिटाने के बाद मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है। लाओ मैं एक क्वेश्चन रीड करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर तुम लोग क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलो। इसमें 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। 2011 में 43,000,
2012 में 50,000, 2013 में 52,000, 2014 में 65,000 और 2015 में 85,000। तो प्रॉफिट है 43,000, 50,000, 52,000, 65,000 और 85,000। आगे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसमें कहा गया है कि तुम गुडविल निकालो और जो गुडविल है वो 2 year परचेज है। तो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इसमें लिखा है कि 2 year का परचेज बोला गया है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं। आगे लिखा हुआ है द वेट्स टू बी यूज्ड आर, कह रखा वेट भी दिया हुआ है जो तुम्हें यूज करना है। 2011 को 1, 2012 को वेट देना है 2, 2013 को देना है 3, 2014 को देना है 4 और 2015 को देना है 5। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ मैं, सुनना ध्यान से। जो वेट होता है ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो वेट का मतलब ये भी होता है कि जो लेटेस्ट ईयर है उस प्रॉफिट को रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और जो ओल्ड ईयर्स हैं उसके रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे हमारे पास 2011 है, इसको वेट 1 दिया गया है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत कम है। अब ये प्रॉफिट फ्यूचर में होने के चांस भी कम है और इसके रिपीट होने के चांस भी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है। जैसे 2015 है, 2015 ये सबसे लेटेस्ट ईयर है, इन सब में से सबसे ज़्यादा लेटेस्ट यही है। तो इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दी गई है, ज़्यादा वेट दिया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो प्रॉफिट हमने 2015 में कमाया है 85,000, तो फ्यूचर में यही प्रॉफिट कमाने के चांस हमारे पास ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि लेटेस्ट ईयर में जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उसी प्रॉफिट के कमाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फ्यूचर में, तो इसलिए इसको वेट ज़्यादा दिया गया। ठीक है बच्चों, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमें करना क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट निकालना होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ ये x है, वैसे ये x नहीं है लेकिन मैं मान लेता हूँ ये x है और ये f है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। fx निकाल देता हूँ मैं, तो मल्टीप्लाई कर लो। 43,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 43,000 ही आएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 1 लाख आएगा। $52,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1,56,000 आएगा। 65,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 2,60,000 आ रहा है। और 85,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है 4,25,000। हमने क्या किया बच्चों, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं वहाँ, और प्रोडक्ट निकालने के बाद हम इसका टोटल कर लेंगे और हम साथ में प्रोडक्ट का भी टोटल कर लेंगे। ठीक है, सॉरी वेट का भी टोटल कर लेंगे। तो प्रोडक्ट का टोटल कर रहे हैं तो ये आ रहा है 9,84,000 और वेट का टोटल करते हैं तो ये आ रहा है 15। ठीक है बच्चों, दोनों का टोटल कर लिया। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें निकालना वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का प्रोडक्ट ले लो, तो प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आगे इसका टोटल ले लो, डिवाइड कर दो टोटल ऑफ वेट से। तो ठीक है, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला बताइए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, तो टोटल प्रोडक्ट कितना है 9,84,000। इसको डिवाइड करते हैं टोटल ऑफ वेट से, तो वेट का टोटल कितना है 15। और जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 65,600। 65,600 ये क्या निकल कर आया बच्चों, ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और नोट करो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में एक चीज़ तुम्हें काफ़ी कुछ
लघु यौगिक मीन। अगर तुमने 11वीं क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स में मीन चैप्टर पढ़ा हुआ है या तुमने 10th क्लास में मीन चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो मीन का एक फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। ये फॉर्मूला काफ़ी सिमिलर है उसी के। प्रॉफिट को एक्स बोल दिया, वेट को एफ बोल दिया, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स आ गया। तो देखा जाए तो ये सिग्मा एफ एक्स जैसा लगता है और एफ का टोटल एन होता है, ये एन जैसा लगता है। और मीन का फॉर्मूला पुट हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। तो ये सिग्मा एफ एक्स है और ये एन है, ठीक है। वैसे इसको यूज मत करो, लेकिन करना चाहो तो कर भी लो, ठीक है। तो तुम्हें इस तरीके से लिखना है, ये सिग्मा एफ एक्स हो गया, ये एफ हो गया, यानी ये एन हो गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, यानी कि एवरेज निकालना है, एवरेज निकल गया। तो ये वही मीन वाला मेथड ही अप्लाई हो गया यहाँ पर, जो मेथड तुम मीन में अप्लाई करते थे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे वेटेड एवरेज निकल के आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालना है गुडविल। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 65,600 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। तो इससे हमारी गुडविल निकल कर आई है रुपए में 1,31,200, 1,31,200। बच्चों ये आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। और ये एन का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, हटा देना, इसको भी हटा देना, बस ये समझाने के लिए बताया था, ठीक है, ताकि याद रहे। तो बच्चों फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।